हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCE 18 न्यूरोसाइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब वेरियस कॉग्निटिव डोमेन्स इन न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि न्यूरोसाइकोलॉजी में अलग अलग कॉग्निटिव डोमेन्स कैसे होते हैं, जैसे मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, लैंग्वेज और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। हमें ये समझना है कि इन डोमेन्स का क्या रोल है और कैसे ब्रेन के अलग हिस्सों के साथ लिंक होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। न्यूरोसाइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो ब्रेन और बिहेवियर के कनेक्शन को स्टडी करता है। कॉग्निटिव डोमेन्स बेसिकली वो अलग अलग मेंटल एबिलिटीज हैं जो हमें सोचने, सीखने, याद रखने और एक्शन करने में हेल्प करती है। इन्हें समझना मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। फेमस साइकोलॉजिस्ट लेरियर ने भी कॉग्निटिव डोमेन्स के इंपॉर्टेंस पर फोकस किया था। अब हम मेन डोमेन्स अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. अटेंशन। अटेंशन मतलब फोकस करना और डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना। इसके टाइप्स होते हैं सस्टेन्ड अटेंशन, लॉन्ग टाइम तक फोकस करना, सिलेक्टिव अटेंशन, सिर्फ जरूरी इन्फो पर ध्यान देना, और डिवाइडेड अटेंशन, एक साथ दो चीजें करना। ADHD और ब्रेन इंजरी पेशेंट्स में अटेंशन के इश्यूज कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट कंटिन्यूअसली ध्यान नहीं लगा पाता तो उसकी लर्निंग डायरेक्टली इफेक्ट होती है। 2. मेमोरी। मेमोरी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिट्रीव करते हैं। टाइप्स। शॉर्ट टर्म मेमोरी, थोड़ी देर के लिए इन्फो याद रखना। लॉन्ग टर्म मेमोरी, लंबी ड्यूरेशन के लिए नॉलेज स्टोर करना। वर्किंग मेमोरी, एक्टिवली इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना। अल्जाइमर्स पेशेंट्स में मेमोरी लॉस सबसे मेजर सिम्टम होता है। ब्रेन पार्ट्स। हिपोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यहाँ की रोल प्ले करते हैं। 3. लैंग्वेज। लैंग्वेज डोमेन में बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना इंक्लूडेड है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं फोनोलॉजी, साउंड्स, सिंटैक्स, ग्रामर, सेमांटिक्स, मीनिंग और प्रैग्मेटिक्स, सोशल यूज। लेफ्ट हेमिस्फीयर के ब्रोकाज और वर्निक्स एरिया इसके लिए में होते हैं। एग्जाम्पल, स्ट्रोक के बाद अफेजिया कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को बोलने या समझने में प्रॉब्लम होती है। 4. परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है सेंसरी इंफॉर्मेशन को समझना और इंटरप्रेट करना। इसमें विजुअल, ऑडिटरी और स्पेशल प्रोसेसिंग आता है। अगर ब्रेन डैमेज हो जाए तो एग्नोसिया, ऑब्जेक्ट्स को पहचान ना पाना, या नेग्लेक्ट सिंड्रोम हो सकता है। एग्जाम्पल, राइट पैराइटल लोब डैमेज से पेशेंट लेफ्ट साइड की चीजें इग्नोर करने लगता है। 5. एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हाई लेवल प्रोसेसेस होते हैं जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल को रेगुलेट करते हैं। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और इनहिबिशन कंट्रोल इंक्लूडेड है। फ्रंटल लोब के पेशेंट्स में इन फंक्शंस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा दिखती है। एग्जाम्पल, किसी एक्सीडेंट के बाद अगर फ्रंटल लोब डैमेज हो जाए तो पेशेंट अपने डेली टास्क को प्लान नहीं कर पाता। 6. दूसरे डोमेन्स ऑप्शनल लेकिन जरूरी। मोटर स्किल्स, मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन मोटर कॉर्टेक्स और सेरेबेलम से कंट्रोल होते हैं। इमोशनल रेगुलेशन लिम्बिक सिस्टम से जुदा होता है और बिहेवियर पर इफेक्ट करता है। कंक्लूजन। तो समझने वाली बात यह है कि कॉग्निटिव डोमेन्स जैसे अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इन्हें समझना ब्रेन डिसऑर्डर्स डायग्नोज करने और उनका ट्रीटमेंट प्लान बनाने में बहुत हेल्प करता है। कॉग्निटिव डोमेन्स ही न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रैक्टिस की फाउंडेशन है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब लेरियर नब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें लुरिया नब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी LNNB को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। मतलब इसका बैकग्राउंड, स्ट्रक्चर, स्कोरिंग सिस्टम, यूजेस इन क्लिनिकल सेटिंग्स और इसका इंपॉर्टेंस लिखना है। साथ ही इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी कवर करने हैं।
आंसर। इंट्रोडक्शन। लरियर नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी LNNB एक स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट टूल है जो ब्रेन फंक्शनिंग को मेजर करता है। ये टेस्ट 1970 में चार्ल्स गोल्डन ने डेवलप किया था और इसका बेस रशियन न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर लूरिया के थियरीज पर था। ये बैटरी कॉग्निटिव, सेंसरी, मोटर और लैंग्वेज एबिलिटीज को टेस्ट करती है। इस आंसर में हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्ट्रक्चर, स्केल्स, क्लिनिकल यूसेस और स्ट्रेंथ्स, लिमिटेशंस कवर करेंगे। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट। अलेक्जेंडर लरियर ने ब्रेन डैमेज को असेस करने के लिए एक क्वालिटेटिव, फ्लेक्सिबल मेथड यूज किया था, लेकिन उनके मेथड स्टैंडर्डाइज्ड नहीं थे। चार्ल्स गोल्डन ने 1970 में LNNB डिजाइन किया जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों अप्रोचेस कंबाइन की गई। इस टेस्ट ने न्यूरोसाइकोलॉजी को एक स्ट्रॉन्ग साइकोमेट्रिक फाउंडेशन दिया। ये पहला स्टैंडर्डाइज्ड बैटरी था जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में वाइडली एक्सेप्ट हुआ। 2. स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ LNNB। इस बैटरी में 269 आइटम्स होते हैं जो 14 क्लिनिकल स्केल्स और 2 स्पेशल स्केल्स में डिवाइडेड है। इंपॉर्टेंट क्लिनिकल स्केल्स: मोटर फंक्शंस, रिदम, टैक्टाइल फंक्शंस, विजुअल फंक्शंस, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव स्पीच, रीडिंग और राइटिंग, arithmetic skills, memory, intellectual processes। पैथोनोमोनिक स्केल ब्रेन डिसफंक्शन के लिए, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर फंक्शन। हर स्केल एक अलग ब्रेन फंक्शन टेस्ट करता है जिससे ओवरऑल ब्रेन असेसमेंट हो जाता है। 3. एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग। टेस्ट को एडमिनिस्टर करने में 2 to 3 घंटे लगते हैं। ये टेस्ट 13 साल और ऊपर के इंडिविजुअल्स के लिए सूटेबल है। स्कोरिंग ऑब्जेक्टिव होती है और दोनों तरह का डाटा देती है: क्वालिटेटिव, कैसे पेशेंट सॉल्व कर रहा है, और क्वांटिटेटिव, स्कोर्स। ये बताता है कि कौन सा हेमिस्फीयर या कौन सा फंक्शन इम्पेयर्ड है। 4. क्लिनिकल एप्लीकेशंस एंड सिग्निफिकेंस। LNNB का यूज क्लिनिकल सेटिंग्स में होता है जैसे ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक, डिमेंशिया, एपिलेप्सी और ट्यूमर्स डिटेक्ट करने के लिए। ये साइकेट्रिक और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बीच डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। फोरेंसिक साइकोलॉजी में भी उस होता है जहां मेंटल कॉम्पिटेंसी चेक करनी हो। ये लूरिया के थियरीज को वेस्टर्न साइंटिफिक मेथड्स के साथ कनेक्ट करता है। 5. स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस। स्ट्रेंथ्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोचेस का बैलेंस्ड मिक्स है। वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस कवर करता है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी स्ट्रॉन्ग है। ब्रेन लोकलाइजेशन और फंक्शनल असेसमेंट दोनों में यूजफुल है। लिमिटेशंस: टेस्ट काफी लेंथी है, सिवियर इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स के लिए टफ हो सकता है। ट्रेन्ड एग्जामिनर की जरूरत होती है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये लूरिया के ओरिजिनल फ्लेक्सिबल मेथड से थोड़ा अलग है। कल्चरल और लैंग्वेज फैक्टर्स रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन। समिंग अप, लरियर नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी LNNB एक बहुत हाई वैल्यूएबल टूल है जो ब्रेन फंक्शनिंग को साइंटिफिकली एसेस करता है। ये लूरिया के क्वालिटेटिव थियरीज और वेस्टर्न स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हाँ, कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन क्लिनिकल और रिसर्च दोनों में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Describe cerebral hemispheres. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को एक्सप्लेन करना है। मतलब लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स के स्ट्रक्चर, उनके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस और दोनों के बीच कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये सब डिटेल में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन ब्रेन 2 हिस्सों में डिवाइड होता है जिसे सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं। लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेफ्ट साइड ज्यादा लॉजिकल और एनालिटिकल टास्क्स करता है, जबकि राइट साइड क्रिएटिविटी और स्पेशल स्किल्स में एक्टिव होता है। दोनों हेमिस्फीयर्स एक थिक बंडल ऑफ फाइबर्स, कॉर्पस कैलोसम, के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजी में सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि ब्रेन लैटरलाइजेशन ह्यूमन बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है। मेन बॉडी। 1. स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। हर हेमिस्फीयर में 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन हेमिस्फीयर्स को कवर करता है और हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों हेमिस्फीयर्स कॉर्पस कैलोसम के जरिए कनेक्टेड होते हैं जो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं।
एग्जाम्पल, अगर कॉर्पस कलोसम डैमेज हो जाए तो स्प्लिट ब्रेन सिंड्रोम होता है, जिसमें एक हेमिस्फीयर की इंफॉर्मेशन दूसरे तक इजीली नहीं जा पाती। 2. फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, लैटरलाइजेशन ऑफ फंक्शंस। लेफ्ट हेमिस्फीयर लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और लॉजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। स्पीच के लिए ब्रोकाज एरियर और कॉम्प्रहेंशन के लिए वर्निक्स एरियर इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल, अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर में स्ट्रोक हो जाए तो स्पीच प्रॉब्लम्स जैसे अफेजिया हो सकती है। राइट हेमिस्फीयर क्रिएटिविटी, म्यूजिक, स्पेशल अवेयरनेस और विजुअल इमेजरी के लिए ज्यादा एक्टिव है। लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। फेसेस रिकॉग्नाइज करना, इमोशंस समझना और स्पेशल रिलेशंस को प्रोसेस करना इसके मेन रोल्स है। एग्जाम्पल, राइट हेमिस्फीयर डैमेज होने पर इंसान को फेमिलियर फेसेस पहचानने में दिक्कत होती है, प्रोसोपैग्नोसिया। 3. इंटरहेमिस्फेरिक कम्युनिकेशन। दोनों हेमिस्फीयर स्पेशलाइज्ड होते हुए भी एक दूसरे के बिना काम नहीं करते। कॉर्पस कलोसम उनके बीच कम्युनिकेशन का ब्रिज का काम करता है। रीडिंग, राइटिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे टास्क्स दोनों हेमिस्फीयर्स के कोऑर्डिनेशन से होते हैं। केस स्टडी, रॉजर स्पेरी के स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि अलग अलग हेमिस्फीयर्स अपना रोल इंडिपेंडेंटली प्ले करते हैं, पर दोनों की कोऑपरेशन जरूरी है। 4. क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। न्यूरोसाइकोलॉजी, ब्रेन डैमेज और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डायग्नोज करने में हेमिस्फीयर्स की नॉलेज हेल्पफुल होती है। एजुकेशन, कुछ टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स के लेफ्ट या राइट ब्रेन डोमिनेंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाते हैं। रिहेबिलिटेशन, अगर एक हेमिस्फीयर वीक हो जाए तो दूसरा उसकी कमी को कॉम्पनसेट कर सकता है। मिथ बस्टिंग, यह मिथ है कि इंसान सिर्फ लेफ्ट ब्रेन्ड या राइट ब्रेन्ड होता है। असल में दोनों हेमिस्फीयर्स हमेशा साथ काम करते हैं। कंक्लूजन, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स ह्यूमन ब्रेन का एक फैसिनेटिंग फीचर है जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेफ्ट लॉजिकल और लैंग्वेज के लिए स्ट्रांग है, जबकि राइट क्रिएटिविटी और स्पेशल अवेयरनेस में बेस्ट है। लेकिन दोनों एक साथ मिलकर है ह्यूमन बिहेवियर और कॉग्निशन को कंप्लीट बनाते हैं। इनका स्टडी न्यूरोसाइकोलॉजी, क्लिनिकल डायग्नोसिस और एजुकेशन के लिए बहुत वैल्यूएबल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Explain the different types of neurotransmitters found in brain. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ब्रेन के अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स को समझना है। हमें बताना है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स कौन से हैं, उनका रोल क्या है और किस तरह से वो बिहेवियर, मूड और कॉग्निटिव फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल्स और रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी इंक्लूड करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल भेजते हैं। ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम में कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इनके बिना न्यूरॉन्स एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते। साइंटिस्ट्स ने 100 से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्कवर किए हैं, लेकिन कुछ मेजर और बेसिक होते हैं, जैसे एसिटिलकोलिन, डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा, ग्लूटामेट और एंडोर्फिन्स। आज हम इनके टाइप्स और उनके काम को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. एसिटिलकोलिन, ACH। सबसे पहला न्यूरोट्रांसमीटर जो डिस्कवर हुआ था। ये मसल्स की मूवमेंट, अटेंशन, मेमोरी और लर्निंग में काम करता है। अगर ACH कम हो जाए तो अल्जाइमर्स डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, मेमोरी इंप्रूव करने के लिए ACH को इंक्रीज करने वाली मेडिसिन यूज होती है। 2. डोपामीन, DA। डोपामीन रिवॉर्ड, मोटिवेशन, मूवमेंट और इमोशन कंट्रोल करता है। यह ब्रेन के रिवॉर्ड पाथवे में एक्टिव रहता है और हमें प्लेजर फील कराता है। लो डोपामीन, पार्किंसंस डिजीज, एक्सेस डोपामीन, स्किज़ोफ्रेनिया। एग्जाम्पल, पार्किंसंस के लिए ल-डोपा मेडिसिन दी जाती है। 3. सेरोटोनिन, 5-HT। मूड, स्लीप, एपेटाइट और इमोशनल बैलेंस रेगुलेट करता है। लो सेरोटोनिन, डिप्रेशन, एंजाइटी, अग्रेसिव बिहेवियर। एग्जाम्पल, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए SSRI जैसे फ्लुओक्सिटिन उस होते हैं। 4. नॉरएपिनेफ्रिन, NE। ये न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन दोनों का रोल प्ले करता है। स्ट्रेस और अलर्टनेस के टाइम में एक्टिव होता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। लो लेवल, लैक ऑफ एनर्जी, हाई लेवल, एंजाइटी। 5. गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड, GABA। यह ब्रेन का मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है।
नर्वस सिस्टम को काम करता है और ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। लो गाबा, एंजाइटी, सीजर्स, इंसोम्निया। एग्जाम्पल, एंजाइटी ट्रीटमेंट के लिए बेंजोडायाजेपिन्स गाबा एक्टिविटी बढ़ते हैं। 6. ग्लूटामेट, सबसे कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। लर्निंग और मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सेस ग्लूटामेट, ब्रेन सेल डैमेज, एपिलेप्सी, स्ट्रोक। 7. एंडोर्फिन्स, यह नेचुरल पेन किलर्स होते हैं जो स्ट्रेस, एक्सरसाइज या पेन के टाइम रिलीज होते हैं। मूड को अपलिफ्ट करते हैं और पेन परसेप्शन को कम करते हैं। एग्जाम्पल, रनिंग के बाद जो रनर्स हाई फील होती है वो एंडोर्फिन्स की वजह से होती है। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन के कम्युनिकेशन सिस्टम का बेस है। हर न्यूरोट्रांसमीटर का अपना एक स्पेसिफिक काम है, जैसे लर्निंग, मेमोरी, मूड और मूवमेंट। अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो अलग अलग मेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी और न्यूरोसाइकोलॉजी में न्यूरोट्रांसमीटर्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।